आज की वीडियो में प्रेसिपिटेशन का गैसियस फॉर्म देखेंगे कि वर्षण का गैसीय रूप कौन सा है। पिछली वीडियो के अंदर हमने यह सीखा था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है और संघनन दर किस तरह इसके तीन रूपों को जन्म देती है, गैस, तरल और ठोस। तो गैसीय रूप में हम आज कोहरा, धुंध और ओस इनको कवर करेंगे। तो हम पहले सीख चुके हैं कि गैसियस फॉर्म के अंदर स्लो कंडेंसेशन का यह रिजल्ट होता है, यानी संघनन बहुत धीरे धीरे होता है। तो उसके अंदर कोहरे का निर्माण किस तरह होता है ये हम देख लेते हैं। कोहरा हम सभी ने देखा है, खासकर सर्दियों के अंदर। तो यह पूरे विश्व के अंदर कोहरा पाया जाता है जड़ों के अंदर। तो इसका निर्माण हम मान लेते हैं किसी जलाशय के ऊपर कोई एक नदी है, वह दिन के समय जब सूर्य विकिरण ग्रहण करती है तो उससे वाष्पीकरण हो जाता है और जलवाष्प की बूंदें वायुमंडल के अंदर चली जाती हैं। वहीं किसी जलाशय या नदी के पास जो स्थल भाग है वह दिन में गर्मी ले लेता है, लेकिन जैसे रात होती है तो यह तुरंत ठंडा हो जाता है। यानी जल के गर्म होने की दर, ठंडा होने की दर अलग है, लेकिन स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। तो रात के अंदर यह जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यहाँ का प्रेशर हाई हो जाता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो यहाँ से जो सतल समीर चलती है इस नदी के ऊपर, तो यह ठंडी हवा यहाँ नदी के ऊपर आ जाती है और इसके विपरीत ऊपरी भाग है, वहाँ पर जलवाष्प हैं, उनके अंदर गुप्त ऊष्मा शक्ति है। तो एक चीज़ यहाँ पर सीधी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि नीचे तापमान कम और ऊपर ज़्यादा, यानी तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। और जैसे ही तापमान का व्युत्क्रमण होता है तो उससे फिर कोहरे का निर्माण होता है। यानी यह जो जलवाष्प है इसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा शक्ति है वह क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ की जो बूंदें हैं वे बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर गैसीय फॉर्म के अंदर बन जाएंगी। संघनन हो रहा है, लेकिन संघनन होने की दर बहुत स्लो है और ये छोटी छोटी बूंदें आकाश में तैरती रहेंगी। और इसी को हम एक प्रकार का बादल भी कह सकते हैं, कोहरे को। ऐसा बादल जो कि हमारे बिल्कुल पास होता है, जिसका आधार हमारी सतह के पास होता है। तो इस तरह से कोहरे का निर्माण नदियों के ऊपर होता है। इसको वैली फॉग भी कहा जाता है। और इसके प्रकारों के अंदर कुछ एक टाइप्स और हैं। विकिरण कोहरा, रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग जब दिन के अंदर कोई स्थल भाग सूर्य की विकिरण से जब गर्मी ताप ग्रहण करता है, उसके बाद धरती जो रेडिएशन छोड़ती है, दीर्घ तरंग, पार्थिव विकिरण, उससे फिर जो मान लेते हैं सर्दियों के अंदर स्थल भाग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है जनवरी फरवरी के अंदर, और यहाँ से जो भी जलवाष्प हैं, कहीं कहीं पर अनेक वनस्पतियाँ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, तो स्थल भागों से वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन थे, यह जलवाष्प ऊपर वायुमंडल के अंदर चले जाते हैं। तो यानी यहाँ के जलवाष्प यहाँ पहुँच जाते हैं और रात्रि के अंदर जब यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, धरती जो विकिरण छोड़ देगी उसके बाद ठंडी होना शुरू होगी, तो यहाँ का तापमान क्या है 6 से 7 डिग्री 8 डिग्री तक हो जाता है। तो यानी नीचे तापमान कम, ऊपर जलवाष्प जिनके अंदर गुप्त ऊष्मा शक्ति है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तापीय व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जब भी आपने कुहासा या उसका किसी प्रकार का वर्णन करना हो तो हमें थर्मल इन्वर्जन दिखाना होगा, ताप का व्युत्क्रमण बताना होगा। तापीय व्युत्क्रमण के बाद जो इसके अंदर जलवाष्प हैं वे संघनित होना शुरू हो जाएंगे किन्हीं आर्द्रताग्राही केंद्रों के चारों ओर, जैसे नमक है या धुआं है, राख है, इन सब के चारों ओर फिर बहुत छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी जो कि हवा के अंदर तैरती रहेंगी गैसीय फॉर्म में। तो ये होगा विकिरण कोहरा। चूँकि इसका निर्माण धरती ने जो रेडिएशन छोड़ा है उसके कारण हुआ है, तो इसलिए इसको रेडिएशन फॉग कहा जाता है। ऐसा आमतौर पर हम खेतों के अंदर भी देखते हैं, गाँवों के अंदर, मैदानों के अंदर रेडिएशन फॉग एक आम घटना है विश्व के सभी भागों में। एक चीज़ और जो हम देखते हैं कि कई बार जैसे गाँवों के अंदर जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पेरेंट्स या बड़े लोग बताते हैं कि सुबह जब वे उठे थे 4 या 5 बजे,
तब कोहरा नहीं था, तब कोहरा खेतों की ओर था। लेकिन जैसे ही 6 या 7 बज गए तो वह कोहरा गाँवों के अंदर घरों की ओर आ जाता है। तो लेकिन यह घटना क्यों होती है, इसके लिए भी यही कारण है कि गाँवों के अंदर जो कुछ गतिविधियाँ होती हैं, चूल्हा जलाना है, ईंधन जलाना है, लकड़ी जलाना है, तो उससे गाँवों के ऊपर का जो तापमान है वो उच्च हो जाता है और इसके ऊपर जो खेत है वहाँ पर तापमान कम होता है खेतों की ओर, तो वहाँ से हवा इस तरफ आती है। यह वायुदाब का एक खेल होता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर कोहरा भी अग्रसर हो जाता है। तो सुबह 6-7 बजे गाँवों के अंदर, घरों के अंदर भी कोहरा आ जाता है, जो कि हम आम तौर पर सर्दियों के अंदर देखते हैं या बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं। तो यह एक विकिरण कोहरा, रेडिएशन फॉग। फिर एक है सीमांत कोहरा, फ्रंटल फॉग। फ्रंट्स बनते हैं खासकर 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों तरफ से जब हवाएं आती हैं तो वहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है। हमारा विश्व, इसके अंदर ध्रुवों से जो पोलर्स विंड आती हैं 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की ओर और 30-35 से पछुआ पौने चलकर पहुंचती हैं, तो ये 60-65 डिग्री पर मिलती हैं। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 30-35 से हवाएं जा रही हैं वे अपेक्षाकृत गर्म होंगी। पोलर से जो आ रही हैं, पोलर विंड्स, ये ठंडी होंगी। इसके अतिरिक्त इनके पास जलवाष्प भी होंगे और जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस के अंदर मिलेंगी तो निश्चित ही ठंडी हवा चूँकि भारी होती है तो वो नीचे रहेगी, उसके ऊपर गर्म हवा की परत होगी और गर्म हवा के अंदर चूँकि जलवाष्प भी हैं, जलवाष्प उसके बाद उसकी गुप्त ऊष्मा शक्ति, लेटेंट हीट कमज़ोर पड़ेगी, संघनन होगा और कोहरे का निर्माण होगा। इसी को फ्रंटल फॉग कहा जाता है। यानी पहले जब ये दोनों हवाएं मिलेंगी तो फ्रंट्स का निर्माण होगा, वातागर बनेंगे, फिर सीमांत कोहरे का निर्माण होगा। तो यह भी एक कोहरे का प्रकार। एक पहाड़ी कोहरा, आमतौर पर पहाड़ों के ऊपर, इसे टोपोग्राफी फॉग भी कहते हैं। किसी भी पहाड़ पर एक विंड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड के अंदर, कैटाबैटिक विंड, जो कि आमतौर पर भारी होती है और रात्रि के अंदर नीचे की ओर उतरती है नदी घाटियों के अंदर, यहाँ पहाड़ी घाटियों के अंदर। तो इन घाटियों की हवा चूँकि दिन में गर्मी ग्रहण करती है तो अपेक्षाकृत गर्म होकर यह हवा ऊपर की ओर आ जाती है। नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म, फिर से तापमान का व्युत्क्रमण होगा और तापीय व्युत्क्रमण से यहाँ भी कोहरे का, कुहासे का निर्माण होगा। तो ये 3-4 टाइप हैं कोहरे के। लेकिन धूमर कोहरा, इंग्लिश में जिसे हम स्मोक कहते हैं, यह एक अलग प्रकार है। यह शहरों के अंदर, नगरों के अंदर बनता है और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होता है गाँवों के कोहरे की अपेक्षा, क्योंकि इसके अंदर स्मोक प्लस फॉग मिली होती है। यानी धुएं के साथ कोहरा मिलकर इसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर धुआं छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और दूसरा लाखों जो वाहन होते हैं वे भी दिन रात यही करते हैं। तो शहरों के अंदर भी जो इतना सारा धुआं है ये वातावरण के अंदर मिल जाता है और जब इनके चारों ओर जब किसी, ये एक आर्द्रताग्राही केंद्र का भी काम करेंगे, तो यहाँ से जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं दिन के समय, चाहे रेडिएशन की वजह से, चाहे किसी वजह से, और रात्रि में जब नीचे की हवा ठंडी हो जाएगी क्योंकि अर्थ ने रेडिएशन छोड़ दी है, ऊपर गर्म हवा बनी रहेगी, धुआं बना रहेगा, और जब इसकी जो गुप्त ऊष्मा शक्ति है क्षीण होगी तो संघनन होना शुरू हो जाएगा। तो जो संघनन हो रहा है उसके अंदर स्मोक मिला होता है, धुआं मिला होता है, इसलिए इसको धूमर कोहरा कहा जाता है और यह बेहद खतरनाक होता है हमारे फेफड़ों के लिए, आँखों के लिए। इसके अतिरिक्त यह विजिबिलिटी को भी बहुत कम कर देता है क्योंकि बहुत अधिक डेंस फॉग का निर्माण शहरों के अंदर होता है। आमतौर पर हम सर्दियों के अंदर दिल्ली या उत्तर भारत के अनेक शहरों की जो हम फ़ोटोज़ देखते हैं तो उसके अंदर आम देखा जा सकता है कि कितनी कम विजिबिलिटी वहाँ पर है।
तो ये धूम्र कोहरा है, जो कि शहरों के अंदर इसे अर्बन फॉग भी कहा जाता है। तो ये कोहरे के कुछ प्रकार, इनकी निर्माण प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। तापीय व्युत्क्रमण का होना अनिवार्य है, और उसके बाद जो कंडेंसेशन होगा एक स्लो रेट पर, उससे फॉग का निर्माण होता है। वही मिस्ट, धुंध का मतलब धुंधला सा वातावरण। धुंध और कोहरे के अंदर केवल विजिबिलिटी का ही फर्क होता है। कोहरे के अंदर कई बार 50 से 100 मीटर तक ही विजिबिलिटी हो पाती है, लेकिन धुंध के अंदर आमतौर पर 2 किलोमीटर तक विजिबिलिटी बनी रहती है। दृश्यता हम देख सकते हैं 2 किलोमीटर तक। और धुंध का निर्माण पठारों के ऊपर ज़्यादा होता है। वहाँ की जो हल्के, वहाँ पर जो वनस्पति है या जो भी जलवाष्प हैं वे दूर दूर तक छितराए होते हैं, बिखरे होते हैं, और वहाँ पर जो निर्माण हो रहा है कोहरे का या धुंध का, वह दूर तक होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा दृश्यता बनी रहती है। तो बात करते हैं ओस। यह भी एक स्लो कंडेंसेशन का परिणाम है सर्दियों के अंदर। अब इसके अंदर क्वेश्चन कई पूछे जा सकते हैं कि ओस का निर्माण कब होता है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, या किस तापमान पर, ड्यू पॉइंट क्या होना चाहिए। तो अनेक क्वेश्चन ड्यू से पूछे जा सकते हैं। तो ड्यू को अब समझते हैं। ओस के निर्माण की प्रक्रिया वही होती है जो आमतौर पर कोहरे के निर्माण की होती है। कोहरे और ओस के अंदर जो मुख्य फ़र्क है वो यही है कि कोहरे की जो बूंदें हैं, जो गैसीय रूप है, वह थोड़ा बड़ा होता है। ओस के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें हैं, जो कि आमतौर पर घास की पत्तियों पर, पेड़ पौधों की पत्तियों पर, या पत्थरों पर, या मैदानों के अंदर पाई जाती है। तो ओस के निर्माण के लिए जब जो तापमान है वो ड्यू पॉइंट तक कम हो जाना चाहिए, यानी जिस भी टेम्परेचर पर ड्यू पड़ने लग जाए, ओस बन जाए, वही ड्यू पॉइंट होता है। अब कौन सा तापमान ड्यू पॉइंट हो सकता है? इसके अंदर कोई भी तापमान ड्यू पॉइंट हो सकता है। हो सकता है कि सर्दियों की रात के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ओस पड़ रही है, या गर्मियों के अंदर खासकर वर्षा ऋतु के बाद 20 डिग्री सेल्सियस के बाद ओस पड़ रही है। तो कोई एक निश्चित ताप नहीं होता। जिस भी ताप पर ओस पड़ जाए वही क्या होगा? ओसांक बिंदु होगा, ड्यू पॉइंट होगा। तो ओस भी स्लो कंडेंसेशन का परिणाम है, और जो सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो 100% होना अनिवार्य है। तो जिस भी पॉइंट पर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिस भी टेम्परेचर पर, तभी ड्यू पड़ जाती है। एक चीज़ और जो ओस के निर्माण के अंदर ज़रूरी है कि जो तापमान है वो हिमांक से नीचे नहीं जाना चाहिए, हिमांक से ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना तापमान कम हो जाए कि वह बर्फ़ ही बन जाए, तो ऐसा नहीं है। हिमांक से ऊपर रहना चाहिए, तभी ओस का निर्माण होता है। तो ड्यू और इसके अंदर आपने फ़र्क मुख्यतः समझ लिया होगा कि धुंध, कोहरा, ओस, इन सब का निर्माण कैसे होता है। इनके प्रभावों की बात करें तो ओस सर्दियों के अंदर जो हमारी गेहूं की फसल है, रबी की फसल है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। कोहरे के प्रभावों की चर्चा करें तो कोहरे का एक ही काम है, हमारे यातायात के अंदर बाधा डालना। तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन का गैसियस फॉर्म, इसके अंदर 3 टॉपिक हैं: कोहरा, धुंध, ओस। धन्यवाद।